हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष महती और स्वागत है आपका आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए फ्रेश वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को मालूम होनी चाहिए। पूरी की पूरी प्रोसीजर, फॉर्म फिलिंग से लेकर के एडमिट कार्ड से लेकर के एग्ज़ाम से लेकर के उसमें क्या मार्किंग स्कीम होती है, प्लस ई काउंसलिंग जो होता है वो किस तरीके से होता है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एक ही वीडियो में मिलेगा। तो ये जो वीडियो जो आपको दिख रहा है ये 2024 के लिए, जो कि एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो जो कि 2024 का एग्जाम दे चुके हैं, ये उनके लिए भी फ्रूटफुल है। और जो बच्चे ऐसे हैं कि जो कि 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, ये उनके लिए भी वैलिड है। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बताया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो कि बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज AISSEE 2024। ठीक है। तो देखिए, ये जो है इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू 33 सैनिक स्कूल्स एंड सैनिक स्कूल स्ट्रीम ऑफ 90 अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स अंडर द ऑफ द सैनिक स्कूल सोसाइटी। ठीक है। तो ये जो एग्जाम है वो AISSEE है एग्जाम का नाम। और ये किस लिए लिया जाता है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है। तो चलिए, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एडमिशन थ्रू AISSEE 2024 इज डन एट व्हाट लेवल्स। एडमिशन टू सैनिक स्कूल इज एट कौन सा, क्लास 6 के लिए ले सकते हैं आप एडमिशन। तो देखिए, जो भी बच्चे क्लास 4th में है या फिर क्लास 5th में है, वो एडमिशन के लिए तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और जो उनका एडमिशन होगा वो डायरेक्टली फिर क्लास 6 में हो जाएगा। ठीक है। और एक और है जो कि क्लास 9th में ना, ये देखिए यहाँ पर भी क्लास 9th के लिए भी हम लोग इसका एडमिशन जो है वो करा सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। इस एग्जामिनेशन कॉमन फॉर एडमिशन फॉर बोथ SSS एंड NSSS। तो देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बताते रहा हूँ। जो ये SS लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, सैनिक स्कूल्स स्कूल्स। ठीक है। और ये जो दिख रहा है NSSS, ये क्या है, ये है आपका न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स। ठीक है। ये है बेसिक इसमें फर्क, है ना। अब देखते हैं व्हाट व्हाट आर द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स। ठीक है। तो देखिए, अब ये पता करना हम लोग को जरूरी है कि जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है वो एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एडमिशन टू NSS है उसकी वेबसाइट पे जा करके हम लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या बोल दिया है कि सैनिक स्कूल्स क्या है, जो ये न्यू वाले हैं। तो देखिए, ऑलरेडी जो थे सैनिक स्कूल्स थे, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स थे। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एडमिशन नहीं ले पाते थे क्योंकि सीट्स बहुत ही कम रहते थे। इसलिए उसके बाद भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 19 अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल्स जो है वो लॉन्च किए और वो उसमें भी हम लोग एडमिशन अपना ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को AISSEE 2024 की करनी पड़ेगी तैयारी। अब यहाँ पर जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो लोग यहाँ पर मान लीजिए कि 2025, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ सेम ही रहेगा, बस ये 24 की जगह पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फॉलोड बाय ई काउंसलिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर ये मेडिकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्या देना है, आप लोगों को देना है उसका एग्जाम। ठीक है। जैसे ही आप एग्जाम दे दोगे, है ना, जैसे ही आप जो है वो एग्जाम दे दोगे सैनिक स्कूल का, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है आपको ई काउंसलिंग। ठीक है। जैसे ही आपका ई काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है,
जो जो मेडिकल सर्टिफिकेशन जो लगेंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों की लगेंगी। प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फीस सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब फीस सबमिट करने के बाद आप सैनिक स्कूल में एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, मेरे को डिजिटल बोर्ड में लिखने का आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी हैंड राइटिंग खराब बन रही है, बट हो जाएगा सही। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखते हैं अब क्या बोल दिया, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल। तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या चीज होगा, पहले यहाँ पे एग्जाम है, ये हो चुका है। ठीक है, फॉलोड बाय ई काउंसलिंग, ये सेकंड नंबर का है। फिर क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, थर्ड नंबर। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट ऑफ AISSEE। ठीक है, तो देखिए इसमें ना कुछ भी कट ऑफ जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक बार जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप ई काउंसलिंग के लिए चल जाते हैं। अब बहुत से पेरेंट मेरे को फ़ोन करके ये पूछते थे कि सर इसमें जो होगा वो ई काउंसलिंग से पहले ही पूछते थे कि इसमें जो कट ऑफ गया वो कितना गया। तो इसमें देखिए जो जैसे यूपीएससी या सीजीपीएससी में जो कट ऑफ जाता है वैसा इसमें नहीं होता, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो इसमें कट ऑफ से ज़्यादा जो आपकी जो जो मेरिट लिस्ट है वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है what is the eligibility criteria for applying to AISSEE। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना अभी आपको चेंज करके बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 to 12 years as soon as 31st March 2024। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी करने वाले हैं या तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये डेट चेंज होगा, कितना हो जाएगा 2025। ठीक है, ये 2024 वाला डेट उनके लिए था जो कि अभी इस साल एग्जाम दे चुके हैं, जो कि जनवरी में जो एग्जाम था ना वो जो दे चुके हैं वो उनके लिए था 2024। अभी जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए क्या है कि उनका 10 से 12 साल के बीच में वो होने चाहिए। कौन से टाइम तक, 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोलते हैं, ही शी शुड हैव बीन बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2013 टू 31 मार्च 2015। ठीक है ना। देखिए ये मैं चेंज इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए इस पीडीएफ को लॉन्च करने वाले जो थे वो कौन थे, एनटीए। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अभी का 2025 के लिए जो पीडीएफ जो है वो नहीं आया है, इसलिए 2024 वाले पीडीएफ को ही मैं अपडेट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी बिफोर एंड चलते हैं, ओके है ना। तो हम लोग को ये याद रखना है कि अगर आपके बच्चे का जो एज है, ठीक है, वो ऐसा है कि वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो डियर पेरेंट 2025 वाले एग्जाम में आपका बच्चा आराम से बैठ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6, एज क्राइटेरिया इज सेम एज बॉयज। ठीक है, तो बहुत से पेरेंट का ऐसा भी डाउट रहता है कि सर पता नहीं सैनिक स्कूल में लड़कियों का होता है कि नहीं, गर्ल्स का होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियली बोला जा रहा है कि सैनिक स्कूल में गर्ल्स के लिए भी एडमिशन जो है वो ओपन है, प्लस जो एज क्राइटेरिया है वो सेम कैसे है, जैसे जो भी बॉयज के लिए है वही सेम आपके गर्ल्स के लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब आगे। ठीक है, अब देखिए इसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 9 सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सेम चीज ही हो जाएगा, 31 मार्च 2024 के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2000 कितना लिख लेंगे, 25। ठीक है, क्योंकि 2025 वाले के लिए हम लोग बता रहे हैं, है ना। अब ये चीज तो सही है, 13 से 15 ईयर उसका उनका होना चाहिए।
अब देखिए इसमें भी एक एक साल हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, 2009 की जगह पे 2000 हो जाएगा ये 10, ठीक है। और 31 मार्च 2011 की जगह पे हो जाएगा 2012, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा जो है वो, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से समझा देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ से समझा देता हूँ कि अगर आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में है, ठीक है। तो आपका जो बच्चा है वो क्लास 9th के लिए जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आई सॉरी AISSEE के एग्जाम के लिए वो फुल्ली एलिजिबल है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सेम चीज ही बोल रहा है जैसा इससे पहले वाले क्लासेस के लिए बोला था कि जो एडमिशन है वो क्लास 6 के लिए जैसा था ना, ऐसे यहाँ पर भी बोल रहा है कि एज क्राइटेरिया फॉर गर्ल्स भी क्या है, बॉयज की तरह ही है, एकदम सेम है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। ही और शी शुड हैव पास्ड क्लास 8 एग्जाम फॉर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो देखिए ये एग्जाम के टाइम का बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। बहुत लोग को ये डाउट आता है कि अच्छा सर हम लोग क्लास 8 का जो एग्जाम है, ठीक है, क्लास 8 का जब एग्जाम हम लोग पास कर लेंगे उसके बाद फॉर्म भरेंगे। जी नहीं, आप जो क्लास 8 में जब रहते हैं, ठीक उसी वक्त ही आपको फॉर्म भरना है, उसी वक्त ही आपका जो ये एडमिट कार्ड आता है, उसी वक्त ही आपका एग्जाम होना है और उसी वक्त ही आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो आपको क्लास 9 में जाने से पहले ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी, ठीक है। उसके बाद ही ना आप ये क्लास 9 में जो है वो जा पाएंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर पहले से पता नहीं होंगी तो आप इसमें फिर कैसे करके जा पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर, ठीक है। अब देखिए हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का जो फीस वगैरह है वो कैसा कैसा है। व्हाट इज द एग्जाम एप्लीकेशन फीस। एग्जाम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जो फीस होने वाली है वो क्या होने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा कि जो भी जनरल जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जनरल बच्चे या फिर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जो भी एक्स सर्विसमैन के भी जो बच्चे हैं उनको 650 रुपीज़ पे करना होता है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और जो भी बच्चे ये ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के भी होते हैं तो उनको भी कितना पे करना होगा, 650 रुपीज़ ही उनको पे करना होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इनकी बात करते हैं कौन कौन से, एससी और एसटी की, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 150 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट है, उनको बस 500 रुपीज़ पे करनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो देखिए ये पॉइंट तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये जो है 21 जनवरी 2024 ये एग्जाम हो चुका है। अब 2025 में एग्जाम जो है वो कब होगा ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग उसको बता नहीं सकते। अब देखिए व्हाट आर द एग्जाम टाइमिंग्स। तो देखिए एग्जाम टाइमिंग्स ना ये भी क्या है, सब्जेक्टिव है ना। अभी तक एग्जाम की जो टाइमिंग्स है वो नहीं आई है, इसलिए हम लोग इसे जज नहीं कर सकते। अब देखते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट। तो कंडक्टिंग जो जो टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, जो कि कौन सी शीट से होता है, OMR। आपने देखा भी होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मतलब बता दे रहा हूँ, जैसे ऑप्शन रहते हैं ABCD, ठीक है, उसमें आपका क्या हो जाएगा, ये ABCD जो है उसमें 4 ऐसे सर्कल्स होंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है तो इसी को आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, OMR बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई आगे अब हम लोग।
देखिए अब इसके बाद ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो है वो आ गया है। इसको भले ही इससे पहले या बाद को आप उतने अच्छे से समझे या ना समझे, लेकिन इसको तो प्रॉपरली आपको बैठ करके समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एग्जाम। ठीक है, मतलब जो मार्किंग स्कीम जो है वो किस तरीके का होगा अपने एग्जाम का, तो वो चीज़ हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये है क्लास 6 वालों के लिए। ठीक है, ये है अपना क्लास 6 वालों के लिए। तो 6 वाले में देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, लैंग्वेज। अब आप जिस भी लैंग्वेज से एग्जाम भर रहे हैं, है ना, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगला, उड़िया, है ना, वो चीज़ आप पे वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़, और जहाँ मेरा घर अंबिकापुर में, तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग मेनली जो बच्चे लोग को देखते हैं वो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे बंगला, उड़िया, ये सब चीज़ें के लिए जो प्रिपरेशन वो नहीं होता है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज होगा वो 25, इसके क्या आएंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा 2 मार्क्स का। ठीक है, मतलब जो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे वो हमारे आ जाएंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद आते हैं देखिए मैथ। तो मैथ जो है सबसे मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि मैथ ही आपका जो रैंक है ना वो यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने 50 हैं, और जो नंबर ऑफ पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो कितना है 3 मार्क्स वाले। ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल जो होगा वो होगा 150। सेम उसी तरीके से देखिएगा जनरल नॉलेज। एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसमें बस जनरल नॉलेज लिखा है, बट इसके अंदर में जनरल साइंस भी है, करंट अफेयर भी है, सब कुछ एक ही चीज के अंदर में। ठीक है, जिसका नाम बस क्या रख दिया है, जनरल नॉलेज। जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें होंगे 25, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितना नंबर का होगा, 2 मार्क्स ईच, और टोटल मार्क्स होंगे 50 मार्क्स। ठीक है, फिर देखते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का भी देखिए 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, और ये हमारा आ जाएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, तो जो टोटल जो पेपर है अपना वो कितना है 125 क्वेश्चंस के, और जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं 300 है। ये जो जो भी डाटा मैं आपको लोगों को दे रहा हूँ, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो पर्टिकुलर एकदम जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डाटा है। ठीक है, तो आप इस पर एकदम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अब क्लास 9th वालों में। तो देखिए क्लास 9th वालों में एक सब्जेक्ट ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे इसमें क्या था कि जनरल साइंस और सोशल साइंस एक ही में सब्जेक्ट था, बट इसमें क्या हो गया कि सेपरेट हो गया, जनरल साइंस अलग हो गया, सोशल साइंस अलग हो गया। जनरल साइंस का मतलब क्या, जिसमें कि आपको आ गया बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सोशल साइंस के अंदर में सब कुछ आ जाएगा आपका, है ना, पॉलिटी आ गया, और आपका हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, जो भी चीज़ें हैं सब के सब आ जाएंगी। तो मैथ्स का देखिए इसमें भी मैथ का 50 क्वेश्चन था, यहाँ भी मैथ का हमको 50 क्वेश्चन है, बट और एक जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 इंटू 4 ये हमारा हो गया 200। ठीक है, फिर देखते हैं इंग्लिश। ठीक है, ये अपना कितने का है, तो 25 क्वेश्चन। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज था, बट यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि क्लास 9th का अगर आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। बट अगर 6 का दे रहे हैं तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी और हैं इसके अलावा। अब देखते हैं कौन सा, जनरल साइंस। ये आपका हो जाएगा 25 जो है वो क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स है। टोटल कितना हो गया 50 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके बाद आ गया सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, वो भी कितना 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 50 मार्क्स का टोटल। उसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट में। ठीक है, बस इसमें इंटेलिजेंस लिखा है, सब्जेक्ट नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे पास यहाँ पे 400 में से 150, ये 150 जो है वो हो गया अपने क्वेश्चंस, और 400 हो गया हमारे टोटल मार्क्स। ठीक है, हो गया क्लियर। तो चलते हैं अब हम लोग आगे। व्हाट इज द सिलेबस।
तो देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इसका वास्ट है, सिलेबस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए, है ना। अगर आप लोग उस सिलेबस का वीडियो चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 6। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती, आसामी, पंजाबी, बंगाली एंड उर्दू, ठीक है। तो आप देखिए क्लास 6 का आप लोग एग्जाम देने के लिए इतना सारा मीडियम है भाई, ठीक है। और 50 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। सिर्फ क्या है, इंग्लिश, है ना। क्लास 9 के लिए सिर्फ आप इंग्लिश में एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अलावा और किसी भी चीज में और भी और किसी भी चीज से आप एग्जाम जो है वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हु इज कंडक्टिंग AISSEE। तो इसका भी ऑलरेडी आप लोगों को मालूम चल चुका है, कौन सा, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। व्हाट इज द रोल ऑफ NTA? तो भाई देखिए, द रोल ऑफ NTA इज कन्फाइंड द रजिस्ट्रेशन of the candidates for the exam, conduct of the exam and declaration of the result and merit list. It has no role in play in the admission of the process, in the admission process, ठीक है। मतलब अगर ये NTA चाहे तो अपनी इच्छा से किसी को भी एडमिशन जो है वो नहीं दे सकता, सिर्फ कौन से बेसिस पे दे सकता है, एग्जाम के बेसिस पे दे सकता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो एग्जाम का जो नाम है वो क्या है, AISSEE है, लेकिन जो लेने वाला जो बॉडी है उसका नाम क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA, ठीक है। बहुत सारे डाउट एक बार में ही हो रहे होंगे क्लियर। तो चलते हैं अब हम लोग आगे। हाँ, तो चलिए अब हम लोग ये एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में देख रहे हैं। इज द एग्जाम इज द एप्लीकेशन कॉमन फॉर बोथ सैनिक स्कूल एस्पिरेंट एंड न्यू सैनिक स्कूल एस्पिरेंट? यस, ठीक है, यस। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद है आई एम अ कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडीइंग इन अप्रूव्ड NSS, कैन आई अप्लाई फॉर बोथ द सैनिक स्कूल एंड अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स? तो देखिए आप सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो चलते हैं भाई, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें क्या बोल दिया है, आई एम अ कैंडिडेट हु इज नॉट करेंटली स्टडिंग इन स्कूल इन सैनिक स्कूल or any approved NSS, can I apply for both सैनिक schools and approved सैनिक school? ठीक है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस है कि आप दोनों के लिए ही अप्लाई आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भी परेशानी के, ठीक है। चाहे वो NSS हो, ठीक है, या फिर आप SSS हो, ठीक है, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। फिर देखते हैं, डू आई हैव टू चूज द सैनिक स्कूल राइट अप फ्रंट वाइल अप्लाइंग और कैन आई चूज एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग? तो देखिए इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप एडमिशन अप्लाई करते टाइम भी सैनिक स्कूल में क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई उस टाइम तो आप लोगों को मार्क्स तो मालूम नहीं है। तो इसलिए इन केस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑप्टेड by you includes सैनिक schools, you will have to require to select the SS at the time of applying, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसी टाइम भी सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं, या ई काउंसलिंग टाइम भी हो जाता है, ठीक है। इज द एग्जाम फी सेम वेदर आई अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल और अप्रूव्ड NSS और बोथ? अच्छा, इसमें ना 21 वाले में मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप NSS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी ऑप्शन है, ठीक है, SS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी ऑप्शन है, और दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप लोगों को एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम भी अप्लाई उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इज द एग्जाम फी सेम फॉर सेम वेदर आई अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल और अप्रूव्ड NSS और बोथ? यस, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 23 वाला, इज देयर एनी लिंक बिटवीन द मीडियम ऑप्टेड फॉर द एग्जाम? नो 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 नो, बिल्कुल नो, ठीक है। ये चीज मैं पहले भी बहुत बार बहुत से बच्चों लोग को वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी सैनिक स्कूल के लिए कोई भी मीडियम से आप अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। बाकी आप लोगों को इसको पॉज करके पढ़ना हो तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, आपका टाइम सेव हो, इसलिए मैं शॉर्टकट में इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत लंबा है ना, तो आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत होगी। फिर देखते हैं, इज देयर एनी लिंक बिटवीन द मीडियम ऑप्टेड फॉर क्लास 6 एंड सैनिक स्कूल दैट आई कैन ऑप्ट, तो इसका तो ऑलरेडी हो चुका है, नो। फिर है 25 नंबर वाला, कैन आई चूज एनी लिस्टेड एग्जाम सिटी एस माई एग्जाम सिटी, इज इट नेसेसरी टू चूज ओनली दोज एग्जाम cities in the state whether the SS opted is located। तो देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एनी 4 cities, कोई भी 4 सिटी आपको चूज करना पड़ेगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एग्जाम सिटीज फॉर अपीयरिंग द एग्जाम। प्लीज रेफर टू क्लास 6 फॉर इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द लिस्ट ऑफ द एग्जाम सिटीज। ठीक है, तो एग्जाम सिटीज का जो लिस्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, तो उसमें से कोई भी आप 4 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको अपना एग्जाम जो है वो कहाँ देना, कैसे देना है। ठीक है, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द एग्जाम सिटी ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड सैनिक स्कूल ऑप्टेड बाय हिम। ठीक है, तो बहुत लोग के माइंड में ये रहता है कि सपोज कीजिए कि मैं, मान लीजिए कि मैं हूँ यहाँ का अंबिकापुर, ठीक है, मैं हूँ अपना अंबिकापुर का, अंबिकापुर, ठीक है, लेकिन मेरे को कहीं बाहर का कोई सैनिक स्कूल चाहिए, या फिर सपोज कीजिए, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि कहाँ पढ़ता है, रायपुर में है। अब भाई रायपुर में तो सैनिक स्कूल है नहीं, ठीक है, लेकिन रायपुर में एग्जाम सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और एग्जाम दे करके वो कहाँ पे आ जाएगा, अंबिकापुर के सैनिक स्कूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको जिस जगह का सैनिक स्कूल चाहिए आप वहीं का ही एग्जाम दें, ऐसा जरूरी नहीं है, आप सिटीज अपने हिसाब से चूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे हम लोग। कैन आई विथड्रॉ माई एप्लीकेशन फॉर्म एंड गेट रिफंड ऑफ द फी पेड? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए जो फी है वो पूरा का पूरा ये प्रोसेस का ही है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा। कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन 1 सैनिक स्कूल? तो नो, आप एक से ज्यादा सैनिक स्कूल में एक साथ तो वैसे भी पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, वो ई काउंसलिंग के टाइम पे जो 9 सैनिक स्कूल, वो ऑप्शंस आपको डालने पड़ते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सैनिक स्कूल जो अलॉट किया जाएगा उसमें आप कोई एक ही सैनिक स्कूल आप चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो देखते हैं, आई एम अप्लाइंग फॉर सैनिक स्कूल, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट आता है इसमें। तो देखिए, सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास जो है वो होने चाहिए। अब देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये ई काउंसलिंग वाला टाइम का नहीं है, ई काउंसलिंग टाइम पे आपको कुछ एक दो चीज़ें और भी जरूरत पड़ सकती हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ कि अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, और ई काउंसलिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ेंगी आपको। ठीक है, बस ये थंब इंप्रेशन को छोड़ करके। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक फोटोग्राफ, फिर सिग्नेचर चाहिए, फिर थंब इंप्रेशन चाहिए, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कहाँ पर आप रहते हैं, है ना, फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट, यानी कि आप इसको बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट तभी लगेगा जब आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में आप रहते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल में हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होता है ना, आपको देना है। ठीक है, 6 नंबर पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ओके, उसके बाद है 7 नंबर में सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ वार्ड्स ऑफ द डिफेंस ऑफ पर्सनल और एक्स सर्विसमैन इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको सर्टिफिकेट उसमें अपना जो है वो देना पड़ेगा, जो कि आपके पास सीओ के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी बच्चे जिनके भी पेरेंट जो है वो एक्स सर्विसमैन है या जो डिफेंस पर्सनल है, उनको सीओ के पास से सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हम। इसके बाद क्या बोल दिया है कि I made an error in filling the details in the form. How do I correct it? तो देखो, आप क्या कर सकते हो, ये एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो दिया हुआ है, तो इसमें जाकर के आप जो है वो करेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर डेट रहता है। ठीक है, उस डेट को आप लोगों को एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, फिर 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटेल्स दैट आई कैन करेक्ट थ्रू द करेक्शन विंडो। ठीक है, तो देखो, यू कैन चेंज एनी ऑफ द डिटेल्स हैड अर्लियर बीन फिल्ड इन द एग्जाम फॉर्म थ्रू द करेक्शन
विंडो एट HTTP, ये पूरा जो वेबसाइट है ये दिख रहा है आपको, during the period where it is open. You can also upload the correct documents through the correction window in case there was error in documents you had earlier uploaded. No correction can be carried. ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर भाई जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप आराम से बिना किसी फिक्र के वो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें ये चीज दिया हुआ है। ओके, चलते हैं अब हम लोग आगे। आई हैव मेड डबल पेमेंट, तो देखिए अगर आप दो बार पेमेंट जो है वो कर दिए हैं तो आप जो बाकी का जो बकाया जो पैसा है वो रिफंड में आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ का जो आपका वाला कैटेगरी का जो फीस है वो 650 है, बट बाय चांस आप 2 बार आपने पे कर दिया 650 प्लस 650, तो ये 650 रुपीज आपको वापस हो जाएगा। ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन माई एप्लीकेशन नंबर, हाउ कैन आई गेट इट, तो देखिए इसके लिए भी सेम वेबसाइट है, तो इसमें आपको जा करके एप्लीकेशन नंबर जो है उसमें उसके नीचे में बहुत सारा ऑप्शन है, तो उसमें एक फॉरवर्ड का भी ऑप्शन है, तो ये फॉरवर्ड का ऑप्शन डाल लेंगे तो फिर आप उससे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर अपना ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एडमिट कार्ड तो आपकी वेबसाइट में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इफ आई डू नॉट गेट माई एडमिट कार्ड, तो देखिए अगर आपको एडमिट कार्ड जो है नहीं मिल पाया तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना, whom can I contact in case my admit card has some issue, तो फिर भी आप सेम नंबर पे ही जो इनका स्पेशल जो हेल्प डेस्क है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। where can I get the details of the exam center, ठीक है, तो जो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसी में एग्जाम सेंटर का डेट टाइम सब कुछ आपके पास रहेगा। कैन आई चेंज माई एग्जाम सिटी आफ्टर रिसीविंग माई एडमिट कार्ड, नो, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए अब इसमें तो ये फोटोग्राफ के बारे में है, तो फोटोग्राफ्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए जो आप एडमिट कार्ड में दे रहे हैं और आप जो लेते जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिपोर्टिंग टाइम, तो ये भी आप एडमिट कार्ड में ही आप लोगों को देखने को जो है वो मिलेगा। उसके बाद बोल दिया व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम फॉर एंट्री इनटू द एग्जाम सेंटर, तो देखिए अभी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1:30 PM तक आपको एंट्री करना है, बट 2025 के लिए आप लोगों को जो न्यू डेट होगा वो अपडेट हो जाएगा। कैन आई लीव द टेस्ट हॉल इफ आई कंप्लीट द टेस्ट, नो, ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। व्हाट आर द आइटम्स विच आर परमिटेड इनसाइड द एग्जाम हॉल, तो देखिए आप क्या क्या चीजें लेकर के जा सकते हैं, तो पहला चीज जो है वो आप लेके जा सकते हैं पेन, फिर क्या है कि पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, है ना, और क्या है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, फिर आप ये एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं। ठीक है, और वैलिड फोटो आईडी और फोटोग्राफ्स फॉर अफिक्सिंग टू अटेंड द रजिस्टर। ठीक है, ये सारी चीजें आप लेकर के जा सकते हो। इसके बाद देखते हैं विल आई बी द गिवन फ्रेश मार्क्स, तो देखिए ये तो वो कोरोना वाले टाइम के लिए हिसाब से बोला है कि मास्क वगैरह, अभी मास्क की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ठीक है, शुड आई कैरी सम ब्लैंक शीट्स, नो, आपको नहीं ले जाना है। शुड आई कैरी अ कैलकुलेटर, नो, बिल्कुल नहीं भाई, आप कैलकुलेटर लेके कैसे जाएंगे, चीटिंग हो जाएगा ना। ठीक है, आप कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं है। इसके बाद देखिए इफ आई कमिट एन एरर ऑन राइटिंग, तो देखिए यू शुड बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द डिटेल्स ऑन योर OMR शीट, in case you commit an error in writing the details, inform the invigilator in the room immediately, however the OMR sheet will not be replaced। ठीक है ना, अगर आप उससे कोई भी गलती हुई है तो आप वहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे उनसे आप मतलब बात कर सकते हो, बता सकते हैं, लेकिन आपका जो ये है ना OMR शीट वो तो बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं होगा। ठीक है, OMR जो शीट है वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विल द क्वेश्चन पेपर बी बाय लैंग्वेज, ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो बाय लैंग्वेज होगा कि नहीं, तो इसमें हम लोग समझते हैं फॉर दोज हु अडॉप्टेड फॉर इंग्लिश और हिंदी द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी चूज करते हैं तो या तो इंग्लिश में आएगा या तो हिंदी में आएगा। ठीक है, फॉर दोज हु अडॉप्टेड फॉर स्पेसिफाइड लैंग्वेज द क्वेश्चन पेपर विल बी इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी लोग ऐसे हैं जो कि कोई स्पेसिफाइड लैंग्वेज चूज करते हैं, मान लीजिए कि मैंने चूज किया उर्दू,
ठीक है, तो जो मैंने उर्दू चूज किया, तो उर्दू के साथ साथ कौन सा एक लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश भी आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनी discrepancy or error in the version of the paper in the opted language English version shall prevail। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है, तो जो भी चीज ये इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी चीज को वैलिडेटेड किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप इसमें क्या बोल दिया, विल द क्वेश्चन पेपर विल बी बाय लैंग्वेज, इट विल बी इन इंग्लिश ओनली। तो देखिए जो क्लास 9th वालों के लिए बस एक ही लैंग्वेज में होगा, वो कौन सा है, इंग्लिश। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, हाँ ठीक है। देखते हैं, डू आई हैव टू सरेंडर द एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एट द एग्जाम सेंटर। यस, आपको जो एडमिट कार्ड है अपना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा जब भी आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोल दिया है, कैन आई टेक द क्वेश्चन पेपर बुकलेट विथ मी। यस, आप जो क्वेश्चन पेपर जो होगा उसको आप अपने साथ लेके जा सकते हो। एम आई रिक्वायर्ड टू कैरी अ फोटोग्राफ टू अफिक्स ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर। यस, आपको एक फोटोग्राफ भी लेकर के जाना होगा। विल देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। नो। ठीक है, सैनिक स्कूल की कोई भी पेपर में, चाहे वो 6 का हो चाहे वो 9th का हो, कोई भी इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कैन आई टेक द OMR शीट विद मी आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। नो भाई, वो तो सबमिट होगा ना, अगर आप ही लेके चल जाओगे तो फिर चेक कैसे होगा, है ना। अब देखिए एग्जाम के बाद वाला इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसी पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो में आए होंगे। ठीक है, तो एग्जाम के बाद में क्या क्या चीजें होंगी उसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Will I get an opportunity to view my responses, the questions and the answers? Will I get an opportunity to challenge the answers in case I feel that the answer to any question is incorrect in my option? तो देखिए आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट होने के बाद द स्कैन OMR आंसर शीट्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे ही आप एग्जाम दे देंगे उसके कुछ दिनों बाद जो आपकी जो आंसर शीट्स है वो NTA के वेबसाइट्स में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ द स्कैन इमेजेस ऑफ द OMR शीट्स वुड बी कम्युनिकेटेड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑन द NTA वेबसाइट। ठीक है, एग्जाम होने के बाद ही आपको एग्जैक्ट डेट का पता चलेगा कि कौन से डेट, एग्जैक्ट डेट में जो आंसर शीट्स है वो आपको NTA के वेबसाइट में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स विल बी एबल टू व्यू their respective OMR sheets for free of cost in case they want to make any representation against the OMR grading. They can do so by applying for and paying a non-refundable fee of ₹100। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग को लगता है कि नहीं भाई ग्रेडिंग में कोई भी दिक्कत है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ₹100 चार्ज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, आफ्टर एग्जाम एक्सपर्ट्स शैल वेरीफाई द आंसर कीज फॉर द क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, तो क्या होता है कि एग्जाम के बाद जो होता है कि एक्सपर्ट जो होते हैं वो आंसर की को देख लेते हैं कि भाई इसमें भी कोई भी इशू है कि नहीं है। ठीक है, NTA will display the questions and the provincial answers key on the NTA website on a date communicated to candidate through NTA website and public notice। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्स होने के बाद, ठीक है, जब सब कुछ चेक वेक हो जाएगा तो जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो क्या करेगी, एक जो आंसर शीट है जो एकदम सही होगी उसको भी वेबसाइट में डाल देगी, ताकि आप क्या कर सकेंगे कि चेक कर सकेंगे कि हाँ उस बेसिस पे
हमारा जो है वो क्या मार्क्स आ रहा है और मेरा 300 आउट ऑफ या 400 आउट ऑफ में कितना स्कोर होने का चांस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें कैंडिडेट्स हु आर candidates who are not satisfied candidates who are not satisfied with the answer key may challenge by filling online application form and paying a non-refundable sum of rupees 200 per question, ठीक है, through the given window. Applications received by hand or by fax or email will not be considered। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई भी मान लीजिए कि कोई दो क्वेश्चन ऐसा जो कि आपको लग रहे हैं कि वो सही होंगे मेरे, बट उसमें आंसर शीट में वो सही जो है वो नहीं दिखा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि पर क्वेश्चन आप 200 रुपीज पे करके उसको चेक करा सकते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी आप कुछ भी भेजते हैं ना फैक्स या ईमेल मेल या फिर कोई भी एप्लीकेशन से, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सपर्ट टेस्ट द चैलेंजेस रिसीव्ड एंड इफ नीडेड की इज रिवाइज्ड। अगर जो एक्सपर्ट है, अगर वो लोग आपके आंसर देखते हैं और उनको फील होता है कि नहीं जो आपका आंसर जो सही है, तो जो आंसर की होगा वो दोबारा से सही फिर किया जा सकता है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें चैलेंज करना पड़ेगा। ओके, द रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की। तो देखिए जो भी फाइनल आंसर की होगा, फाइनल आंसर की का मतलब क्या कि उसके बाद आप उसमें कुछ भी चैलेंज आप नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल आंसर की एक बार हो जाने के बाद ही क्या होती है कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए जो रिजल्ट से पहले भी इतने सारे प्रोसेसेस हैं, अब हम लोग ध्यान नहीं देते और हम लोग परेशान होते रहते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रही, रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं ना। उसके बाद देखिएगा क्या बोल दिया है, नो प्रिवेंस विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर देने के बाद आप लोग आंसर की को किसी भी प्रकार का कोई भी चैलेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखते हैं व्हाट इज द इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी। तो रिस्पॉन्सेज विल बी प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन द आंसर कीज एंड वेरीफाइड एंड फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो जो भी फाइनलाइज आंसर की होंगे उसके बेसिस पे जो भी आपके आंसर जो की हैं, है ना, सॉरी आंसर की के बेसिस पे जो भी आपका OMR शीट है उसको चेक किया जाएगा। ओके, चलिए अब फिर देखते हैं, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, there will be no negative marking for wrong answer. NTA shall address if any in the following manner: if more than one option are found to be correct post challenge or during key verification, marks will be awarded to only those students who have marked any of the correct option। मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए और बी जो कि दोनों ही सही हैं, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया तो आप ही को बस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, if all options are found to be correct, full marks to be awarded to all students who have attempted the question। ठीक है, ओके, उसके बाद है if none of the options is correct or question is found to be wrong, all the students who appeared, जो भी स्टूडेंट जो है वो कि जो कि एग्जाम दिए थे उनको फुल मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग 56 नंबर का क्वेश्चन में। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम फॉर दोस सीकिंग टू द एडमिशन टू सैनिक स्कूल। ठीक है, तो सैनिक स्कूल के एडमिशन के लिए आप लोगों के पास पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए। तो देखिए पासिंग मार्क्स जो होना चाहिए क्या होता है, 25% हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आप लोगों को लाना है 25%। उसके बाद 40% मार्क्स जो होने चाहिए टोटल में से वो आपके मिलने चाहिए, तो ही आपको क्या माना जाएगा, इसमें पास माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके बाद। However, the merit list prepared for the admission for SS. The merit list is prepared school-wise, category-wise for home state and other states, separately for boys and girls based on the marks of the secured in AISSEE। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा मेरिट लिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया जाएगा, सेपरेटली बनाया जाएगा स्टेट वाइज और आप जो भी है मेल है फीमेल है उस वाइज भी। ठीक है, व्हेन विल बी द रिजल्ट डिक्लेयर्ड। तो देखो
इसका कोई भी फिक्स डेट जो है वो नहीं होता, लेकिन 4 to 6 वीक हम लोग मान सकते हैं। ठीक है। कैन आई अप्लाई फॉर रीचेकिंग माई आंसर आफ्टर द रिजल्ट? नो, स्ट्रिक्ट नो। ठीक है। एक बार जो रिजल्ट आ गया उसके बाद आप रीचेकिंग इसका जो है वो नहीं करा सकते, है ना। व्हाट इज द एडमिशन प्रोसीजर फॉर पोस्ट रिजल्ट? ऑल दोज क्वालिफाइंग द एग्जाम आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन इन ई काउंसलिंग, है ना। ये जी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या करना है, अपने को ई काउंसलिंग के लिए फिल करना है, वेदर दे आर सीकिंग एडमिशन टू एसएसएस और एनएसएस। ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन टच विद द वेबसाइट। तो देखिए ये जो जो वेबसाइट आपको जो दिख रहा है, ये आपको बीच बीच में चेक करते रहना है ना। इसके बाद देखते हैं व्हाट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट टू ओबीसी। ठीक है। तो देखो इसमें बोल दिया है अ कैंडिडेट शुड बी a candidate should be in position of valid category certificate as per existing सेंट्रल एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो देखिए सेंट्रल और जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स स्टेट के, ठीक है, उस हिसाब से जो सर्टिफाई किया जाएगा तो उसी को ही हमारी जो जो एनटीए की टीम भी उसी सर्टिफिकेट को ही मानेगी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किया हुआ रहेगा, है ना। तो देखिए होम शुड आई कांटेक्ट इन केस ऑफ एनी नीड। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो ये इनका डेस्क का जो है फोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप एक बार जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इतना ही था। तो मैं आशा करता हूँ कि सैनिक स्कूल एडमिशन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी नॉलेज जो है वो मिली होगी। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आशीष कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो, अगर हमारी एफर्ट आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।